महिला आरक्षण के समर्थन में निकली विशाल रैली, सीएम धामी हुए शामिल। छात्र चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, छात्राओं को मिलेगा 50% प्रतिनिधित्व। राजवीर हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, पारिवारिक विरोध और अवैध प्रेम संबंध बना हत्या की वजह। दून हस्तशिल्प बाजार 2026 का आगाज 2 और 3 मई को होगा भव्य आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून की सड़कों पर नारी शक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा जब बीजेपी ने महिला आरक्षण के समर्थन में गांधी पार्क से घंटाघर तक एक विशाल महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकाली। इस रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ हजारों महिलाओं ने शिरकत की। इस दौरान मशाल थामी महिलाओं ने समाज और राजनीति में बराबर के हक की आवाज बुलंद की। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल जिस प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करवाने के मार्ग में बाधा बनकर आ रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से संसद में जिस प्रकार का व्यवहार किया, बिल गिरने के बाद जिस प्रकार का जश्न मनाया, और वही काम आज जिस प्रकार उनके कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में कर रहे थे, संसद में कर रहे थे, वही आज विधानसभा में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखने को मिला, उनके प्रतिनिधियों को देखने का मिला। अब ये बात पुख्ता हो गई है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है और महिलाओं पे आरक्षण के विरोधी है, उनके अधिकारों के रास्ते में बैरियर है, बाधा है। और जिस अधिनियम को 2023 में लागू करते समय सारे अधिनियम में सारी बातें लिखी हुई थी, उन बातों पर जिस पर कांग्रेस ने स्वयं भाग लिया था, और आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं बातों का विरोध कर रही है, लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। और हमने आज विधानसभा के अंदर भी सारी बातें स्पष्ट तौर पर सदन के सामने भी रखी, प्रदेश की जनता के सामने भी रखी है कि हमारी मंशा साफ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम हर कीमत पर, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को सहभागी बनाया जाना चाहिए, भागीदारी उनको मिलनी चाहिए। हर नीति और सारे कार्यक्रमों में वो देश के सहभागी बने, उसके लिए हम हमेशा जो है उनके लिए संघर्ष करेंगे। और आज सड़कों पर भी महिलाओं का आक्रोश दिखा है, बड़ी संख्या में महिलाओं का आक्रोश दिखा है। देखिए, आज महिला आक्रोश मशाल यात्रा का आयोजन रहा और महिला आक्रोश मशाल यात्रा पूरी तरीके से कांग्रेस और उसके अलायंस जो उसके सहयोगी हैं, जिसमें सपा भी है, डीएमके भी है, टीएमसी भी है, जिन्होंने 16 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पर जिन्होंने उसे गिराने का काम किया, जिन्होंने आरक्षण के विरोध में मतदान करने का काम किया। मतदान तो मतदान ही किया, इसके साथ साथ में उन्होंने मेजे थपथपा के जो है बिल गिरने की खुशी जाहिर करी। इसके साथ ही उन्होंने जो है कांग्रेस ने कुटिल मुस्कान के साथ में लोकसभा का ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया कि महिलाएं देश भर की आधी आबादी जो है बहुत नाराज हुई। और मैं ये समझती हूँ कि आधी आबादी निश्चित रूप से अफसोस कर रही होगी कि हमने कैसे सांसदों को लोकसभा में भेजा है जिन्होंने महिला आरक्षण बिल का इस कदर विरोध किया कि मतदान तो मतदान ही किया, ऊपर से हास्य विनोद के साथ में अपनी खुशी का प्रकटीकरण जो है मेजे थपथपा के करा। मैं समझती हूँ इसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज महिलाएं हजारों की संख्या में जो है गांधी पार्क में एकत्रित हुई। उन्होंने मोबाइल टॉर्च और टॉर्च के माध्यम से मशाल जलाकर जो है अपने आक्रोश को व्यक्त किया। उत्तराखंड की छात्र राजनीति में अब नारी शक्ति का दबदबा देखने को मिलेगा। इसके लिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा ऐलान करते हुए आगामी छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को 50% प्रतिनिधित्व देने का बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के बाद प्रदेश भर के डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों की छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखो, मेरा मानना ये है कि धन सिंह रावत का जो बयान आया था, उन्होंने पहले भी ये चीज में बयान दिया था कि कॉलेज में लड़कियों को एक अवसर दिया जाए चुनाव लड़ने का। देखिए, मेरा मानना ये है जब लड़कियां चुनाव लड़ेंगी तो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएगी कि हाँ, हमें क्या क्या कमी आ रही है कॉलेज में। लड़कियों के मुद्दे हमारे कॉलेज में कोई नहीं उठाता, और लड़कियों की बहुत मुद्दे होते हैं कॉलेज में। 10 तरह की लड़कियों को दिक्कतें होती है जिनका हल लड़के नहीं कर सकते। लड़कियां ही लड़कियों की समस्या को समझा सकती हैं। फिर अगर हमारे कॉलेज में 50% लड़के हैं तो 50% लड़कियां भी तो है, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? हम लड़के सिर्फ अपना ही देखते हैं। मेरा मानना है कि लड़कियों की आवाज़ उठाने के लिए धन सिंह रावत जी का बयान कुछ सही है, इस पे आगे कुछ उन्हें करना चाहिए और ये लागू होना चाहिए। नहीं, आप एलिगेशंस को लेके कह रहे हैं लड़कियों को, लेकिन चुनाव भी
रणनीति में इसका कितना असर पड़ने वाला है महिला आरक्षण को लेकर? चुनावी में तो थोड़ा देखो ये कह सकता हूँ मैं कि लड़कियाँ थोड़ी पीछे रह सकती हैं, पीछे से रह सकती हैं कि चुनाव हमारे डीएवी महाविद्यालय में लड़कियों को चुनाव लड़ना कोई आम बात नहीं मानी जाती, क्योंकि लड़कों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत आती है। हम विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हैं, हमारी पैनल में लड़कियाँ रहती हैं, हमारे तो सचिव रहेगी या कोषाध्यक्ष, हम लोग लड़ाते हैं। नमस्कार, मैं कनिका गोदियालू और मैं बीएससी कर रही हूँ, यहाँ से फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं ये मानती हूँ कि आरक्षण वुमेंस को हर जगह मिलना चाहिए, सिर्फ वही नहीं, लाइक लोकसभा और राज्यसभा की बात जहाँ पे होती है सिर्फ वहाँ पे नहीं, कॉलेज में भी मिलना चाहिए। इससे सबको इक्वालिटी मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं आज भी हमारा मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आज भी मर्द चाहता है कि वो हमसे आगे जाए एंड ऑल। नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि आरक्षण अगर मिलेगा तो ज़्यादा बेटरमेंट है। सहमत है इस फैसले? बिल्कुल, मैं इस फैसले से सहमत हूँ। कितना फायदा होने वाला है इससे सबसे पहली चीज़ यही होगी कि सबको इक्वालिटी मिलेगी और इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। हरिद्वार की बहादुराबाद पुलिस ने राजवीर हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक हत्या की वजह पारिवारिक विरोध और अवैध प्रेम संबंध था। राजवीर अपनी बेटी के प्रेम संबंध के खिलाफ थे, जिससे नाराज होकर बेटी के प्रेमी पंकज ने अपने साथी के साथ मिलकर राजवीर की हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। को ये भादराबाद थाने में एक राजवीर हैं, उनकी हत्या के संबंध में उनके पुत्र ने एक तहरीर दी थी थाने में, और यहाँ पे बोंगला बाईपास के पास में पॉपुलर के खेत में इनकी डेड बॉडी मिली थी और इनके सिर पे चोट का निशान था। तो इसमें फिर एसओजी और थाने इनकी टीमें लगाकर इसमें प्रयास किया गया, तो थोड़ा सा डिजिटल एविडेंस मिले, तो उसके आधार पर एक संदिग्ध को पूछताछ में लिया गया। तो लक्की हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसके पास में ये संदिग्ध जब पकड़ा गया तो फिर इसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो पंकज है ये बेसिकली ये मृतक जो है इसकी लड़की से 2024 में कथा के दौरान मिला था और ये उसको ये प्रेम करता था, और इसका ये था कि अगर इसके बाप को मैं मार दूंगा तो ये लड़की जो कि पहले से शादीशुदा है 2019 से, वो अपने पति को छोड़ के आ जाएगी और मेरे से शादी कर लेगी। इस मोटिव के लिए इसने अपने एक साथी को छोटेलाल को साथ में लिया और एक शराब के ठेके से शराब ली, और ये दोनों एक दूसरे से परिचित थे पहले से। तो ये तीनों लोग गए वहाँ पे और वहाँ पे इन्होंने शराब पी और उसके बाद हथौड़ा ही साथ में लेके गए थे, और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे हथौड़े से 2 बार सिर में वार करके राजवीर की हत्या कर दी। और इसमें जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है ठेके की, वहाँ शराब खरीदते हुए हथौड़ा भी साथ में है इनके, और उसके बाद वहाँ पर जाते हुए, और ये सारे एविडेंस इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट हो गए हैं, दोनों लोग अरेस्ट हो गए हैं और दोनों को जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। रुड़की नगर निगम एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा है। कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने मलकपुर चुंगी पर लगे रिफ्लेक्टर में लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। नगर निगम गेट पर मौन व्रत रखकर उन्होंने प्रदर्शन किया। बता दें, कांग्रेस का दावा है कि जिन रिफ्लेक्टर को लगाने में मात्र 4 से 5 हजार रुपए का खर्च आता है, उन्हें कागजों में 2.5 लाख रुपए दिखाया जा रहा है। आज हम अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने बैठे हैं नगर निगम के पास, और बैठने का कारण है रुड़की में नगर निगम या अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार। इसी महीने के शुरुआत में जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा विभिन्न विभागों की एक रिव्यू बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मैंने जो रिफ्लेक्टर लगे हैं मलकपुर चुंगी पे, उनके संबंध में पूछा था एमएनए साहब से कि एमएनए साहब क्या ये रिफ्लेक्टर नगर निगम द्वारा लगाए गए? उन्होंने स्पष्ट मना किया जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने और तमाम अधिकारियों के, और हमारे कांग्रेस के कई साथी थे उस समय मौजूद, डॉक्टर साहब ने, एमएनए साहब ने मना किया कि नगर निगम ने नहीं। हम परसों गए थे, कुछ हमारे साथ हमारे जिम्मेदार पत्रकार साथी भी थे, और हमने देखा वहाँ जाके कि वहाँ 5 रिफ्लेक्टर पाए गए, 2 लगे हुए और 3 टूटे। हमारा कहना है कि ये रिफ्लेक्टर लगाए किसने? ये कौन सा कलाकार विभाग है जिसने 10 रिफ्लेक्टर जो हैं, जिनकी मुश्किल से कीमत 2, 2.5, 3 हज़ार हो, लेबर के समय 4 हज़ार हो, पूरे 2.5 लाख रुपए में लगाने का जो बहादुरी का, भ्रष्टाचार का जो टॉप मोस्ट मेडल है, वो हम कौन से विभाग को दें? हल्द्वानी में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय वरिष्ठ नागरिक फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए आज अल्मोड़ा की टीम रवाना हो गई है।
इस दौरान जिलाधिकारी ने टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। फुटबॉल प्रतियोगिता हल्द्वानी में होनी है, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसके संदर्भ में आज पूरी टीम अल्मोड़ा के बहुत वरिष्ठ खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया और 2 दिवसीय हल्द्वानी में ही फुटबॉल टूर्नामेंट होना है। आज और कल इसका समापन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये जो आयोजन किया रहा है वरिष्ठ जनों के लिए खेल एवं सम्मान समारोह का आयोजन हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है। तो ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है कि नशे से दूर रहें और एक ड्रग्स फ्री अभियान चलाएं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं वरिष्ठ जनों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अच्छे से खेलेंगे और सुकुशल वापस आएंगे। ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। ये 60+ जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी एज 60 से ज़्यादा हो गई है, वो लोग हल्द्वानी जा रहे हैं एक टूर्नामेंट खेलने फुटबॉल का। तो ये एक तो प्रेरणा देता है सबको कि इस एज में भी आके कैसे एक्टिव रहें। स्पोर्ट्स के लिए ये हमें इंस्पायर भी करता है कैसे हम फिट रह सकें और अपनी लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग फ्रॉम द सीनियर सिटीजन्स ऑफ अल्मोड़ा जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, ये अच्छे से खेलेंगे। और इसमें मेरे यही मानना है कि पार्टिसिपेशन ही हमारी जीत है कि हम इस एज में भी आके वी कैन बी फिट और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हम खेल रहे हैं। अल्मोड़ा के बच्चे हैं जो हम देख रहे हैं कई बार ड्रग्स के इश्यूज में फंस जाते हैं, तो उनको इंस्पायर करेगा, सही रास्ते पे लाएगा और एक स्पोर्टिंग कल्चर और जो अल्मोड़ा में है ही पहले से उसको और अच्छा करेगा। उत्तराखंड में महिलाओं और युवाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। हल्द्वानी के जिला उद्योग केंद्र में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में देवभूमि डिजिटल दीदी पुस्तक का विमोचन किया गया। बता दें, मोटिवेशनल स्पीकर मनीष आर्य की ये किताब महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं की बारीकियों से रूबरू कराएगी। देवभूमि डिजिटल दीदी करके आज एक बुक का इनोग्रेशन होना है जिसे मनीष आर्य जी द्वारा लिखा गया है और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि ऐसे योग्य लोग हम लोगों से जुड़े रहते हैं। और इसका उद्देश्य भी यही है कि महिलाओं को डिजिटल करना। जैसा कि आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा उन्होंने कहा कि भाई सबको डिजिटल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आर्थिक रूप से जब डिजिटल डिवाइडेशन में आर्थिक रूप से निर्धन व्यक्ति पिछड़ जाएगा, इसलिए सबको डिजिटल होना बहुत जरूरी है, समय की मांग भी है। इसी उद्देश्य को लेकर मनीष जी ने एक पुस्तक का इनोग्रेशन आज हम लोग कर रहे हैं हमारे DIC में, जिसमें हमारी GM पल्लवी जी भी हैं, सारे बहनें भी यहाँ पे आई हुई है। इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं को एक्टिव करना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव करना। इसमें एक मूल्यांकन का भी है। इसमें ये होगा कि जैसे सोशल मीडिया एक तरह से कंपटीशन कराया जाएगा और जिसमें उसके 80% से ऊपर मार्क्स होंगे उसमें बहनों को इनाम भी दिया जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा कि बहनें अपने जो उन्होंने काम किया उसको खुद भी सोशल मीडिया के द्वारा चेक कर सकते हैं स्वयं भी, जिसमें उनके अंदर कोई ऐसा ना हो कि भाई कोई इसमें पार्शियलिटी हुई है। तो इसमें भी बहनों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग इस तरह से मूल्यांकन होगा तो उसमें बहनें उसमें आर्थिक रूप से भी सक्षम होंगी, उसमें पैसे भी कमाएंगी बहनें सोशल मीडिया के द्वारा। देहरादून में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की एक खूबसूरत तस्वीर जल्द देखने को मिलेगी। इसके लिए सैफरन लीव होटल में 2 और 3 मई को दून हस्तशिल्प बाजार 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस मेले की खास बात यह है कि हर्ष फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षित दिव्यांग बेटियों ने यहां अपने स्टॉल लगाए हैं, जहां देश भर से आई महिला उद्यमियों के बीच ये बेटियां अपने हुनर से आत्मविश्वास की नई मिसाल पेश करेंगी। मोटिव तो है कि जो हमारी महिला उद्यमी है उनको सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने कहा जो 2019 में जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी और आज देखें तो बहुत आगे निकल गई हैं। उसके लिए उनको कुछ महिलाओं को अलग से करना था, तो उनको निस्बत से सरकार की तरफ से उनको ट्रेनिंग भी दिलाई। हमारे पास उद्योग वाले भी बुलाते हैं हम इसमें, ताकि उनको किसी को अगर MSME से लोन लेना है तो मेन जो है वो है महिला उद्यमी, प्लस जो घर के जो कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा देना। गर्मी की तपिश बढ़ते ही उत्तराखंड के जंगलों में वन्य जीवों के लिए पानी का संकट गहराने लगा है, लेकिन हरिद्वार वन विभाग की मुस्तैदी ने बेजुबानों को बड़ी राहत दी है। पथरी और चीला रेंज के जंगलों में बनाए गए कृत्रिम वाटर हॉल्स में इन दिनों जंगली हाथियों का झुंड स्विमिंग पूल की तरफ मस्ती करता नजर आ रहा है। आलम यह है कि वन कर्मियों के पानी भरते भरते ही हाथी वहां पहुंच रहे हैं और घंटों तक पानी में अटखेलियां कर रहे हैं। जंगलों में पर्याप्त मात्रा में पानी न होने के कारण जंगली जानवर बाहर आ जाते हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बार हमारा प्रयास किया गया है कि जंगल में वाटर होल बनवा के उनमें पानी भरवा के पर्याप्त मात्रा में उन्हें जंगल में ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, तो इससे घटनाओं के क्रम में थोड़ा कमी आएगी। अभी हमारे द्वारा हरिद्वार रेंज के अंतर्गत पथरी में 4 नए वाटर हॉल बनाए गए हैं
उनमें पानी भरवा दिया गया है। पुराने जो वाटर हॉल थे उनकी मरम्मत करा दी गई है, उनमें पानी भर दिया गया है और जानवरों के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास जंगल में वाटर हॉल में पानी उपलब्ध है। वाटर हॉल में पानी भरने के लिए हमारे कई जगह तो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जो हम उसे ट्रैक्टर से चला के वाटर हॉल को भरते हैं। नहीं तो आसपास के जो खेत है, सरकारी ट्यूबवेल है, वहाँ से पाइप लगा के हम उन्हें भर देते हैं। अब क्योंकि दिन प्रतिदिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो हमारा पुराना पानी होता है वो सूख जाता है, इसलिए हमें फिर नए सिरे से पानी भरना पड़ता है और खेतों में फसल कट जाती है तो उससे भी थोड़ा नमी कम हो जाती है। प्राकृतिक स्रोत हमारे पथरी में केवल टिगरी बीट में है, बाकी जगह प्राकृतिक स्रोत है नहीं, तो इसलिए हमने वहाँ पे वाटर हॉल बनवाए हैं। तराई क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। लालकुआं के टाडा रेंज स्थित शाह पठानी खत्ते में जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मृतकों में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग बांधो प्रजापति है, जो खेत की रखवाली करता था, जबकि दूसरा मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को नियमानुसार मुआवजे का आश्वासन दिया है और इलाके में हाथियों की आवाजाही को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। सर जी, यहाँ ये झारखंड के रहने वाले हैं और यहाँ पर करीब नहीं इनको 20-25 साल हो गया रहते, और यहाँ उत्तरांचल में रहते थे और यहाँ पर 7-8 साल यहाँ हो गए। पहले वन विभाग में ये यहाँ काम करते थे। 2.5-3 लाख रुपए इनका फंसा हुआ था। इस कारण ये कहीं जाते नहीं थे, यहीं रहते थे कि पैसा मिल जाएगा। तो रात यहाँ हाथी आया था, गांव वालों ने सबने देखा था और हाथी ने अटैक किया इनको और 2 लोगों को जान से मार दिया। सब टूट गए हैं और हाथी ने इनको अटैक किया है। इनकी उम्र ऐसी 75 साल है आधार कार्ड के हिसाब से। इनका क्या नाम है? इनका नाम है, ये हमारे रिश्तेदारी में लगते हैं। मौके पर हमें जो है पहले हमें सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से करीबन 9 बजे के करीबन। तो उसके बाद हम अपने तहसील से सीधे हम मौके पर पहुंचे जहां घटना हुई। हमें हाथी से जो है 2 लोगों की जो कुचला गया, जो मर गए हैं, उनकी सूचना प्राप्त हुई, जिससे हम मौके पर है अभी। वर्तमान यहाँ पर सभी विभाग के, पुलिस विभाग, वन विभाग सभी यहाँ उपस्थित है, जिस पर उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई किया उनके अपने स्तर से। तो अब कार्रवाई जो है पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद हम अपने तहसील की ओर जा रहे हैं। मुआवजे के लिए जो है ये वन विभाग के एरिया में उसका जो है वो वन विभाग के अंतर्गत आता है। वो मुआवजा उन्हीं के स्तर से दिया जाता है। हमारी तरफ से केवल सूचना दी जाती है। जो भी होगा, अगर कोई ऐसी वो होगा तो हम भी अपने सर जो हमें आदेश होंगे उसके अनुसार जो भी होगा वो मुआवजा देंगे या नहीं देंगे वो। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।